तो आज का ये जो डिस्कशन है ये माइनिंग के सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे एक जर्नलिस्ट की पर्सपेक्टिव से है, जो कि प्रिसाइजली उनमें जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ होता है उनसे रिलेटेड है। समझना चाहते हैं कि वो जो मशीनें यूज़ होती हैं माइंस में, उनका क्या रेलेवेंस होता है, किस काम के लिए यूज़ होती है, क्या साइज़ होता है, क्या मैग्नीट्यूड होता है उन मशीनों के प्रयोग का। तो वो समझने के लिए पहले अगर आप समझा सकें कि ये माइनिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है और इसमें मशीनों का कहाँ कहाँ किस किस तरह की मशीनों का यूज़ आता है ओपन कास्ट माइनिंग में, खास तौर पे अंडरग्राउंड माइनिंग में नहीं। एक ओपन कास्ट प्रोजेक्ट को खोलने के लिए शुरू से प्रोसेस बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले एक्सप्लोरेशन होता है। एक्सप्लोरेशन में ढूंढते हैं कि कोयला कहाँ है। इसके लिए बड़ एक विभाग बना हुआ है CMPDIL। अच्छा। वो या सर्वे ऑफ इंडिया है, वो ड्रिलिंग करते जियोलॉजिकल सर्वे। हाँ, बोरिंग करते हैं और बोर से पता करते हैं कि कहाँ पे कोयला रहा होगा या मटेरियल रहा होगा, या फिर पुराने टाइम में जहाँ जहाँ नदियाँ जाती थी तो वो कोल सीम को काट देती थी और उनसे पता चल जाता था कि इस एरिया में कोयला है या दूसरी चीज़ है। तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर ड्रिलिंग किया जाता था। और ड्रिलिंग की डेंसिटी होती है लगभग 1 किलोमीटर में 15-16 होल करते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये ड्रिलिंग है। और उसके बाद में भी प्रैक्टिकली जब निकालने लगते हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, यानी जो ड्रिलिंग में किया रहता है और उसके बाद में जो एरिया ड्रिलिंग किए हैं उसके बाद में वो लैंड, 3 तरह की लैंड होती है। एक तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, दूसरी लैंड हो सकती है सरकारी ज़मीन हो सकती है, गवर्नमेंट लैंड हो सकती है, और तीसरी फॉरेस्ट की लैंड हो सकती है। तो इसमें फॉरेस्ट लैंड है तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। चलिए वो तो क्लियरेंस और थोड़े लीगल टॉपिक हो गए। लैंड एक्विजिशन से संबंधित बातों पे, स्पेशली माइनिंग से संबंधित लैंड एक्विजिशन के संबंध में बाद में बातें करेंगे। मान लो ये सभी आज का मुद्दा प्रेडोमिनेंटली टेक्निकल चीज़ों से संबंधित है जो माइनिंग में माइनिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो अपने अगर लैंड आइडेंटिफाई कर लिए, आप ये बताइए कहीं अपने मैंने देखा है कि सैटेलाइट का भी प्रयोग किया जाता है समझने के लिए कि कहाँ पे किस तरह का मेटल निकल सकता है, कहाँ पे कोयला निकल सकता है, कहाँ तेल निकल सकता है। ये भी होता है इंडिया में, जियोलॉजिकल सर्वे यूज़ करता हो या फिर CMPDIL यूज़ करता हो। सैटेलाइट से केवल जब माइन चलने लगती हैं तो उसमें OITDS सिस्टम होता है, जिसमें मशीनरी को मॉनिटर करते हैं। उन मशीनरी को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए OITDS, ऑपरेटर इंडिपेंडेंट डिस्पैच सिस्टम। अच्छा, उसमें सैटेलाइट का तो डिस्कवरी के लिए आज के दौर में नहीं प्रयोग किया जा रहा है इसका। हाँ, डिस्कवरी के तौर पे नहीं किया जा रहा है। जब काम चलता है, माइन को मैनेज करने के लिए, माइन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। और ये बहुत, यानी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स की सभी माइंस में अभी लागू हो गया है। अच्छा, तो अपना ये जो एक बार डिस्कवरी हो गई किसी जगह, फिर वो ओपन कास्ट माइनिंग कैसे शुरू करेंगे, उसमें मशीनों का क्या यूज़ आएगा? इसमें सबसे पहले तो ऊपर की जो मटेरियल है अगर हार्ड नहीं है तो उसको शावल से ऐसे ही उठा लेते हैं। शावल से उठाते हैं जो लोडिंग करने वाली मशीन है, और फिर डंपर में डालते हैं। डंपर है जो होलिंग करने वाली मशीन है, जो मटेरियल डाला है उसको वहाँ से उठाकर दूर ले जाती है। पर अगर स्ट्रेटा हार्ड है, रॉक हार्ड है, तो उस केस में ब्लास्टिंग करना होता है। और ब्लास्टिंग से पहले होल करते हैं तो उसमें ड्रिलिंग का उपयोग होता है, ड्रिल्स काम में आते हैं। और जब तोड़ दिया गया, मटेरियल को तोड़ दिया गया, तो उसमें शॉवल डंपर फिर इस्तेमाल होंगे। और अगर दोनों शॉवल डंपर दोनों को हटाने के लिए आजकल ड्रैग लाइन का उपयोग किया जाता है। ड्रैग लाइन बड़ी मशीन है। और उसके बाद में डोज़र का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो रोड बनाने के लिए, क्योंकि ओपन कास्ट में जगह जगह रोड बनाने पड़ते हैं तो उसमें डोज़र का उपयोग किया जाता है। डोज़र और ग्रेडर का, और ग्रेडर, रोड को लेवल करने के लिए ग्रेडर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो ऐसा कोई डिफरेंस होता है जो OB जो ऊपर की लेयर होती है, जो नॉन कोल लेयर होती है,
उसमें जो मशीनें यूज़ की जाती हैं उस उनमें और जो कोल निकालने के लिए मशीनें यूज़ की जाती हैं उनमें कोई डिफरेंस होता है? हाँ, निश्चित ही डिफरेंस होता है। ऊपर की मशीनें हैं, दोनों केस में अगर शॉवल डंपर का इस्तेमाल किया गया है तो शॉवल और डंपर दोनों में एक जैसे हैं, पर वही चीज़ें अगर ड्रैग लाइन का इस्तेमाल किया जाता है तो ड्रैग लाइन को कोयला में इस्तेमाल आज हिंदुस्तान में नहीं करते हैं, तो उसके लिए वो भी उठाने के लिए ड्रैग लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। रीज़न बीइंग? रीज़न बीइंग क्योंकि ड्रैग लाइन ओबी की लेयर चौड़ी होती हैं और ड्रैग लाइन 40 मीटर में अच्छे से काम करती है। अगर 40 मीटर लेयर को, हाँ, डेप्थ को उठाना है तो ड्रैग लाइन अच्छे से काम करेगी। और भारत में ये अगर कोयला की माइंस है, कोयला की लेयर है, वो 9 मीटर से लेके 20-21 मीटर ऐसी ही होती है। अच्छा। एक दो माइन छोड़ के उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। केवल 168 मीटर की लेयर केवल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स की जिमुर्दा माइन है जो दुनिया की सबसे मोटी लेयर है। तो उसको छोड़ के ऐसा कहीं नहीं है कि कोयला की लेयर 20 मीटर से ज़्यादा होती हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये काफ़ी बार सवाल पैदा होता है खासकर ओपन कास्ट माइनिंग में, ओपन पिट माइनिंग में, कि पर्यावरण के संबंध में काफ़ी कंसर्न्स रेज किए जाते हैं कि वो रिजल्ट करता है फॉरेस्ट के टॉप लेयर के डिस्ट्रक्शन में, और इसके कारण इसको डिस्करेज भी किया जा रहा है। तो उस पर आपका क्या व्यू है और आप उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है? क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए अंडरग्राउंड माइनिंग की जा सकती है, पर अंडरग्राउंड माइनिंग में बहुत ही लिमिटेशंस हैं, क्योंकि उसमें इस मशीनरी का इस्तेमाल इतना नहीं हो सकता, प्रोडक्शन भी इतना नहीं हो सकता। इसलिए कैसे भी करके ये भी, यानी अगर कोयला चाहिए तो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय तो नहीं, उसको रिफॉरेस्टेशन करते हैं, वहाँ से फॉरेस्ट को यानी अप्रूव करके ट्रीज को अप्रूव करके या दूसरी जगह रीप्लांट किया। हाँ, और कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करते हैं उतनी जगह में दूसरी जगह, यानी उससे भी दुगना फॉरेस्ट लगाते हैं। यही पॉलिसी है, और तो कुछ किया नहीं जा सकता। फॉसिल फ्यूल के निकालना ही होगा किसी भी हालत में। और उस इंडिया में इनफैक्ट अभी कंजम्पशन थर्मल पावर का काफ़ी बढ़ता जा रहा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ थर्मल पावर बन गया इंडिया। उनमें मशीन्स का और जो एफिशिएंसी लाते हैं उसका काफ़ी बड़ा रोल होगा। पर उसके बावजूद भी आपको क्यों लगता है हम इतना कोल इंपोर्ट करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया से कि घरेलू ज़रूरतें पूरी हो नहीं पा रही हैं? उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या हमारे यहाँ इतनी एफिशिएंट माइनिंग हो नहीं रही है? हमको और बड़ी मशीनें चाहिए, क्योंकि जर्मनी में मैंने वो मशीनें देखी हैं जो व्हील बैरो की तरह उनके आगे वो टीथड मशीन चलती है और वो बहुत बल्क में बहुत ज़्यादा ग्राउंड एक बार में रिमूव कर सकती हैं। भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और ये चाइना रशिया की तरह कम्युनिस्ट कंट्री तो है नहीं, तो इस पे जो लेबर लॉज हैं बहुत ही वो हैं, रिलैक्स्ड हैं। हाँ, उसमें हाँ, और यूनियंस का भी रोल बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन यूनियन का इंटरफेरेंस होने की वजह से, और आप लिबरली कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, इसलिए आजकल एमडीओ मोड आता जा रहा है। माइन ऑपरेटर्स को 20-20 साल के लिए या दे देते हैं, जिससे कि वो कर रहे हैं, और इफ़िशियंसी धीरे धीरे अभी बढ़ रही है। तो लेबर की लेवल की एफिशिएंसी एक चीज़ होगी, पर क्या हम मशीनों को और बड़ा करके एग्जिस्टिंग माइंस को में एफिशिएंसी और बढ़ा सकते हैं क्या, कि और भी बड़े साइज़ की हों? हाँ, माइनिंग के केस में ऐसा होता है कि अगर मशीनें ज़्यादा कैपेसिटी की हों, ज़्यादा बड़ी हों, तो इफ़िशियंसी बढ़ती है, ये देखा गया है। इसीलिए ड्रैग लाइन, बड़ी बड़ी ड्रैग लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े डंपर इस्तेमाल कर रहे हैं। डंपर यानी 240 टन तक के इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कभी 30-35 टन के हिंदुस्तान में इस्तेमाल होते थे। ड्रैग लाइंस जो एक ड्रैग लाइन की कैपेसिटी 170
क्यूबिक मीटर तक होती है। मोटा मोटी देख सकते हैं कि 2 ट्रक की ट्रॉली के बराबर एक ड्रैग लाइन की बकेट होती है। अच्छा। तो इसको और भी बढ़ाने का स्कोप है क्या? ऐसी इससे भी बड़ी मशीनें एग्जिस्ट करती हैं क्या माइंस में जो जनरली? नहीं, ये विडम्बना ही है कि जो ड्रैग लाइन भारत में आई थी ज़्यादातर रशियन ड्रैग लाइन थी, और रशिया क्योंकि जब फॉर्मर रशिया थे ब्रेकडाउन हो सोवियत गया, यूनियन हाँ, breakdown। सोवियत यूनियन के टाइम में, और कई मशीनें अब अलग अलग एरिया में थी, उनके एक अलग अलग स्टेट में थी, वो ख़त्म हो गई और इंडिया को दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ी। और ड्रैग लाइन बनाने वाली बस अमेरिका की कंपनी है, P&S कंपनी है, तो और वो शॉवल बनाती है। तो इंडिया ज़्यादातर शॉवल खरीदती है क्योंकि ड्रैग लाइन का मूवमेंट बहुत ही मुश्किल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। शॉवल डंपर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगाना आसान रहता है। अच्छा, तो ये इसमें आप कह रहे हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा बड़ी हो नहीं सकती क्योंकि वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देती है मशीनरी की। तो वाइल हम क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ या क्यूबिक फीट ऑफ अर्थ जो मूव कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा, पर क्योंकि मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, मे बी वी आर नॉट एबल टू अचीव द लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो हम चाहते हैं अचीव कर लें उससे। तो इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इन हेवी मशीनरीज के यूज़ के कारण लोगों की सेफ्टी पे भी असर पड़ता होगा जो माइंस में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं क्या कुछ? हाँ, निश्चित तौर पे सेफ्टी पे फ़र्क पड़ता है क्योंकि इसमें मैन पावर का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। ज़्यादा मशीनें होंगी तो मैन पावर कम होगा, और मैन पावर कम होगा तो अपने आप सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी क्योंकि कम लोग होंगे। अगर कहीं ज़्यादा आदमी का फुटफॉल ज़्यादा हो, ज़्यादा डेंसिटी हो, तो वहाँ ज़्यादा सेफ्टी तो कर्टेल होती ही है। तो ये सेफ्टी के लिए प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं इनकी मशीन्स के ऑपरेशन के टाइम में? कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हर एक मशीन के साथ SOP होता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और उसको स्ट्रिक्टली अडीहर किया जाता है कि कुछ उससे एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे SOPs के किसी हेवी मशीन के रिस्पेक्ट में, शवल ऑपरेट करते टाइम फॉर एग्जांपल? अब SOP केवल हर एक एरिया के लिए अलग अलग बनता है, जो जहाँ की कंडीशन हो उसके आधार पे SOP बनाए जाते हैं और उसको बिल्कुल फॉलो किया जाता है। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस से क्या अलग अलग तरह के कोई SOPs का आप एग्जांपल दे सकते हैं सेम मशीन में? जैसे शवल का प्रयोग अलग अलग माइंस में हो रहा है पर क्योंकि कंडीशन माइन की डिफरेंट थी तो डिफरेंट है, हाँ। तो उसमें माइन का SOP अलग अलग हो सकता है क्योंकि जैसी भी कंडीशन रहेगी, कहीं पे अगर जैसे कहीं पे अगर अर्थ मूविंग चल रहा है तो क्या अलग SOP होता है, कहीं पे कोल का रिमूवल चल रहा है अलग SOP होता है क्या, कहीं पे सिर्फ आपको जो अर्थ है उसको उठा के एक से दूसरी जगह रखना है तो अलग SOP है, कोई व्हीकल आएगा उसमें भरना है, डंपर ट्रक में भरना है तो अलग SOP, ऐसा होता है क्या? हर एक मशीन के लिए अलग SOP बनाना पड़ता है और वो बिल्कुल ही सिनेरियो के लिए ये हर एक कंडीशन स्पेसिफिक होता है, जैसी कंडीशन रहेंगी क्योंकि माइनिंग ऐसी इंडस्ट्री है उसमें कंडीशन हर एक पैच से दूसरे पैच में चेंज हो जाती हैं और एकदम अलग हो जाती हैं और उसी के अनुसार बनता है। तो ये नए SOP बनाता कौन है बेसिस कंडीशन? नहीं, SOP वहाँ पे काम करने वाले इंजीनियर इसीलिए रखे जाते हैं, वो इंजीनियर सुपरवाइज़र इंजीनियर्स SOP बनाते हैं। आखिर में जो मैनेजर होता है माइन मैनेजर, उसके थ्रू रूट होता हुआ और सवेरिया मैनेजर होता है वहाँ का, वो अप्रूव कर देता है और वो लागू हो जाते हैं। अच्छा, इनको कंट्रोल करने के लिए, SOPs को कंट्रोल करने के लिए, इन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बने हुए हैं क्या माइनिंग में, या फिर ये SOP कंट्रोल करने के लिए रूल्स रेगुलेशन भारत में एक अलग से डिपार्टमेंट है, DGMS, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, और वो इन सब चीज़ों को देखता है। आप जब तक उससे परमिशन नहीं लेते हैं और जब तक उसने रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो नहीं दी गई हैं,
तो वो परमिशन नहीं देगा और उनको आपको लागू करना है। अगर उसको लागू नहीं करते हैं तो एक सेक्शन होता है माइनिंग इंडस्ट्री में, सेक्शन 22 होता है और उसमें वो बंद कर सकता है। और अच्छा अच्छा, तो आपने अपने ब्रीफली टच भी किया था इस टॉपिक पे, पर इंडिया में पहले मशीनें सोवियत यूनियन से आया करती थी। हाँ, अब मशीनें, ज़्यादातर मशीनें अब आती हैं अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से या यूके, यूरोप से, जो वेस्टोस्फीयर जिसको हम कहते हैं। हाँ, तो इनमें कोर डिफरेंस क्या है? और काफ़ी बार हमने ये भी देखा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL भी काफ़ी ऐसी मशीनें बनाता है, BEML भी मशीनें बनाता है। तो वो मशीनें भी क्या आती हैं, वो हाँ, यूज़ होती हैं? तो सोवियत से वेस्टोस्फीयर और फिर इंडिया की अपनी आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया वाली मशीनें, उनका क्या प्रयोग होता है? उसमें एक सोवियत यूनियन से जितनी मशीनें आती थी वो बहुत ही भारी होती थी और कम इफ़िशिएंट होती थी। उसकी बनस्पत कैटरपिलर जो अमेरिकन कंपनी है वो बनाती है, और P&H जो अमेरिकन कंपनी है वो बनाती है। और वो मशीनें बहुत, जहाँ तक देखा गया, बहुत अच्छी हैं। और BEML और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो मशीनें बनाती है वो इतनी ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं है। वो प्रिडोमिनेंटली किन डिज़ाइन से बेस्ड है? वो भारत में ही बनाए गए डिज़ाइनों पे बेस्ड हैं या फिर वो उनके डिज़ाइन इंडिजिनस हैं, इंडिया में बनाए गए डिज़ाइन पे बेस्ड हैं। और उनमें कईयों में अभी तक इवॉल्विंग स्टेज पे हैं, पूरी तरह से अच्छे से इवॉल्व नहीं हुई हैं वो, और उनको चलाना मुश्किल रहता है। अच्छा, इसमें क्या सर्विसिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर में भी कुछ डिफरेंस देखा जाता है, स्पेशली सोवियत मशीन्स में और वेस्टोस्फीयर की मशीनों में? सोवियत मशीन्स ज़्यादातर बहुत भारी होती थी और उनको चलाने में एक हमेशा कुछ न कुछ टूटता रहता है, या फिर पर उनका मूवमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और जो वेस्टर्न या अमेरिकन मशीनें आती हैं, जो P&H की मशीनें हैं, उनका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहता है। और जो इसकी बजाय जो इंडिया की जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स की BEML की ये आती हैं, तो रांची की हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की शवल आई थी, उनके जो वो तब तक चलेंगी जब तक इलेक्ट्रिकल शवल थी। तो जब तक चलती थी जब तक इलेक्ट्रिशियन वहाँ रहता था। मतलब हर एक जगह, हर एक बार उनको हर एक घंटे में ब्रेकडाउन होते रहते हैं। और जब उन्हीं की साइड में अगर अमेरिकन मशीन चल रही है तो वो लगातार, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो उसमें 1-2 बार कभी कभार खराबी आ गई तो आ गई, नहीं तो अगर उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइमली की गई है तो ज़्यादातर उसमें दिक्कतें नहीं आती हैं। अच्छा, और ये मेंटेनेंस करता कौन है? क्या लोकल स्टाफ्स नहीं, ट्रेन होते हैं करने के लिए? हाँ, मेंटेनेंस कोल इंडिया आज से पहले उसके पास अपना एक डिपार्टमेंट है, एक्सक्यूएशन डिपार्टमेंट है, जो पूरा उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं और पूरा स्टाफ होता है, फिटर्स। वो करते थे, वो करते हैं। एंड आज की डेट में? आज की डेट में प्राइवेट ऑपरेटर्स को जो माइंस दे दी गई हैं तो वो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं रखते हैं, वो बैक हो रखते हैं, छोटी छोटी मशीनें जो जिनकी कैपेसिटी 5-6 क्यूबिक मीटर होती है, जबकि हमारी शॉल की 20 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी होती थी, 10-20। और वो उनका स्टाफ केवल बैक हो से ही उतना वो, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी सरकारी चीज़ों से ज़्यादा है। अच्छा, नहीं, बट प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा है, पर मशीन की रिपेयर के लिए जो आज की डेट में US से आई मशीनें, क्या कोई डेप्यूटेड होता है स्टाफ लोकल एरिया में जो उनको मेंटेन करता है, या फिर लोकल स्टाफ को ही ट्रेन किया जाता है उनको मेंटेन करने के लिए? लोकल स्टाफ को ही ट्रेन किया जाता है। लोकल यानी जो एम्प्लॉय होते हैं, कोल इंडिया की एम्प्लॉय हैं, वही ट्रेन होती हैं। कोई डिप्यूटेशन पे आते नहीं है? कोई डेपुटेशन पे नहीं आते हैं। और जो शुरू में इनका इरेक्शन होता है वहाँ से मशीन आती हैं, तब
उस कंपनी के लोग रहते हैं, और एक बार जो दे दिया, ट्रेनिंग दे दी वहाँ के स्टाफ को, तो वो करते रहते हैं। अच्छा, तो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं जो कि है स्पेसिफिक मशीनें, जैसे डंपर हो गए, शवल हो गए, डोज़र हो गए। इनको एक एक बार टच करते हैं और इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें आपको कैसे क्या लगता है कि ये कैसे क्या काम करते हैं, इनका प्रयोग क्या होता है। जैसे डंपर से शुरू करते हैं, डंपर्स का क्या काम होता है, उनके क्या स्पेसिफिक्स होते हैं, कितना अर्थ मूव कर सकते हैं, वो क्या स्पीड होती है, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा डिटेल बता सकते हैं। शुरू में जो डंपर की कैपेसिटी हमेशा यानी लोड करती है, जो उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करती है। ऐसे नहीं कि अगर लोड करने वाली मशीन की कैपेसिटी 6 क्यूबिक मीटर की है और डंपर 40 टन के लगा दें, ऐसा नहीं होता है। अगर उसकी दोनों का कॉम्बिनेशन सही बैठेगा तभी होगा। एक शॉल मान लीजिए जिसकी कैपेसिटी 10 क्यूबिक मीटर है, तो उसमें 85 टन के डंपर लगते थे, और आजकल शॉल की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, 20 क्यूबिक मीटर की आ गई हैं। रिलायंस के पास 20 क्यूबिक मीटर की शॉल्स हैं, तो उनकी कैपेसिटी भी जो डंपर आ रहे हैं उनकी 240 के करीब हो रही है, जो बहुत बड़े डंपर हैं। अच्छा, तो डंपर की कैपेसिटी उस पर डिपेंड करती है, और इनकी शॉल स्पीड पे क्या होती होगी डंपर्स की? डंपर की स्पीड माइंस में वैसे 40 किलोमीटर पर आवर ही चलाना है, वैसे स्पीड इनकी 70 तक हो सकती है। अच्छा, तो डंपर के बाद आते हैं उसकी सिस्टम मशीन शवल के ऊपर। शवल्स का एग्जैक्टली क्या रोल होता है, क्या साइज़ होता है, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं? शॉवल्स के जो डेवलपमेंट के होते हैं, जो डे टू डे जो ड्रेन खोदना है, रोड बनाना है, उसके लिए छोटी छोटी शॉवल आती थी जिनका मूवमेंट बहुत आसान हो। उसमें 3 क्यूबिक मीटर की, 6 क्यूबिक मीटर की ऐसे आती थी, और जो एक्चुअल में चीज़ें लोड करती हैं, कोयला या वो भी लोड करती हैं, तो उनकी कैपेसिटी 12.5 होती थी। जो रशिया से मशीनें आती थी उनकी EKG मशीनें आती थी। उसके बाद में अमेरिका से मशीनें आती हैं, उनकी 10 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी होती है, और दूरी को देखते हुए उनमें डंपर डिप्लॉय किए जाते हैं। एक शवल के साथ 3, 4, 5 ऐसे ही डंपर रहते हैं। अगर दूरी ज़्यादा है तो 5 डंपर रहेंगे, उससे कम है तो 4 रहेंगे, और उसका एक स्पेसिफिक साइकिल होता है, और उसके पहले उस साइकिल को जानते हैं कि कहीं ज़्यादा आइडल तो नहीं है, कोई मशीन ज़्यादा आइडल, या तो डंपर आइडल रह रहे हैं, मशीन के पास खड़े हो जाते हैं कि वो जब इतना लोड नहीं कर पा रही है, या फिर ऐसा नहीं हो कि डंपर रास्ते में आते जाते रहें और वो उसको आइडल रहना पड़े। शॉवल को, जो लोड करने वाली मशीन है, उसको खड़ा रहना पड़े। ऐसा है कि न डंपर खड़े रहें और न शॉवल खड़ी रहे, ऐसा ही उनकी पहले स्टडी की जाती है और तभी उनको डिप्लॉय किया जाता है। और शवल का मूवमेंट कितना डिफिकल्ट इजी होता है उसका? शवल का मूवमेंट, पहले की मशीनें थी, रशियन थी, 12.5 थी, उनमें मूवमेंट के टाइम में उनकी चेन टूट जाती थी। क्रोलर माउंटेड मशीनें होती थी, जो टायर नहीं थे, पर ये अमेरिकन मशीनें हैं, ये वनस्पत उनके हल्की हैं और इनका मूवमेंट बहुत ही आसान है। अच्छा, तो स्पीड में भी कोई अंतर है इनका, या फिर स्पीड इज़ नॉट द राइट मेट्रिक्स टू असेस की कितनी अच्छी है कितनी ख़राब है? स्पीड में तो कोई बकेट की स्पीड से और स्विंग स्पीड से मतलब होता है। बकेट भर लिया और उसको घुमा व्हीकल के की मूवमेंट की मूवमेंट, हाँ हाँ, उस पर डिपेंड करता है उनकी। तो शवल और एक्सकेवेटर्स में फ़र्क क्या होता नहीं, है? उन्हीं को एक्सकेवेटर बोलते हैं। अच्छा, जो एक्सकेवेटर JCBs आती हैं वो भी एक्सकेवेटर का मतलब है मोटा मोटी जो लोडिंग कर सके, कोई भी मशीन है, पर उनमें मूवमेंट जो बकेट का होता है बहुत डिफरेंट होता है शवल में और एक्सकेवेटर में। उसके पीछे भी कोई रीज़न है, या फिर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है रीज़न? केबल्स की मदद से वो बकेट बंद होती है शवल में, वेराज एक्सकेवेटर में खुद ही वो बकेट मूव करती है, ऊपर नीचे करती है, तो इसलिए। नहीं, उसको लोडिंग के लिए
पहले बनी थी मशीनें जो वायर रोप से चलती थी, और आजकल जो आ रही हैं वो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीनें हैं जो पिस्टन और इनकी मदद से चलती हैं। तो थोड़ा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे मशीनें भी, शवल की मशीनें थी नहीं, जो वायर रोप ऑपरेटेड मशीनें थी उनमें वायर रोप टूट जाते थे और एक वायर रोप को बदलने में 4-5 घंटे आसानी से लग जाते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा घाटा होता था। और अब उनकी जगह अगर पिस्टन वाली मशीनें आ गई हैं जो इफ़िशिएंट हैं और जिनमें ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ड्रैग लाइन जो मशीन है उससे भी, उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, और क्या उसका भी यूज़ होता है डंपर्स को भरने में, या फिर उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि डंपर्स उससे नहीं भरे जा सकते? नहीं, ड्रैग लाइन का इस्तेमाल डंपर और शवल दोनों को बिल्कुल हटा देगा, और उसको वो अपने आप से वो दो काम करती है, एक तो लोड करके और दूर थ्रो करती है, उसी मटेरियल को दूर फेंक देगी, स्विंग करते हैं। और उस जो ड्रैग लाइन की लगभग बकेट की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, 170 क्यूबिक मीटर बड़ी से बड़ी ड्रैग लाइन की कैपेसिटी हुई है। और उस जिस रोप पे जो मास्ट पे चलती है, जो बोल सकते हैं हाँ, मैं समझ, जो उसका पोल होता है, जो उसका लंबा तो सा जो उससे वो लगभग 100 मीटर के बराबर जितना लंबा होता है। तो यहाँ से जो मटेरियल उठाए हैं तो वो 100 मीटर दूर फेंक देगी घुमा के। मतलब मोटा मोटा, क्योंकि वो सर्कल के मोशन में काम करती है, तो टोटल डायामीटर उसके सर्कल का थ्रो का 200 मीटर बन जाएगा। 100 से उठाएगी और 100 पे जाके फेंक देगी। हाँ, वो लगभग 200 बन जाएगा। पर ड्रैग लाइन में सब चीज़ें अच्छी होते हुए भी एक है कि ये बहुत भारी मशीनें हैं जो लगभग 12 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। और दूसरा है इसका मूवमेंट बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ड्रैग लाइन सीधी न तो क्रोलर माउंटेड होती है न टायर माउंटेड होती है, ये सीधा सीधा जैसे घुटनों के बल बच्चा चलता है वैसे ही इसकी, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लगभग 1 दिन लग जाता है। अच्छा, बहुत ही भारी मशीनें हैं। और अगर इसके लिए हर एक कंडीशन में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको अच्छी ब्लास्टिंग देनी है, लेवल इसका फेस होना चाहिए जहाँ ये खड़ी होती है। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी हुई तो इसमें सेफ्टी बहुत ही खतरा है कि या तो धंस जाएगी, मशीन धंस जाएगी या टॉपल कर जाएगी। तो इसलिए तो अगर ये मशीनें इतनी सोफिस्टिकेटेड हैं तो इनको ऑपरेट करने वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनके डेजिग्नेशंस क्या होते हैं, उनका प्रमोशन कैसे होता है, उनकी पे क्या होती है, अगर उसके बारे में आप थोड़ा बता सकें। शवल और इनके केस में था कि इनको तो 8 घंटे जैसे काम करना पड़ता है ऑपरेटर को। पर ड्रैग लाइन के केस में रशिया में उनको बहुत ही एजुकेटेड लोग चलाते थे, पर इंडिया में आई तो उस टाइम एजुकेशन इतनी थी नहीं, और जो भी काम करते थे शवल ऑपरेटर होते थे उनका प्रमोशन करके ड्रैग लाइन ऑपरेटर बना दिया गया। और इनको की हॉट सीट एक्सचेंज होता था कि एक आदमी चला रहा है तो वो लगातार चलाता रहेगा, उसको 8 घंटे चलाने की बजाय 4 घंटे चलाते हैं, यानी 8 घंटे में 2 ऑपरेटर रखते हैं। तो उनको एक स्टैंड बाई रहेगा। पर प्रैक्टिकली उन लोगों ने क्या किया कि 8 घंटे में एक आदमी 4 घंटे ही चलाएगा। उस ऑपरेटर को इतनी, यानी 1 सेकंड के लिए मशीन रुके नहीं, इसलिए उसको घर से लाया जाता है। और वो शायद इंडिया का सबसे हाईली पेड आदमी होता है। In terms of being the worker who is नहीं, सभी पर आवर पेमेंट उसका सबसे ज़्यादा है इंडिया में। अच्छा, पर आवर, पर आवर, क्योंकि उसके काम कर रहे हैं तो हाँ 4 घंटे काम कर रहे हैं और उनके इंसेंटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा,
तो और डंपर्स के लिए और उसके लिए क्या सिचुएशन होती है? डंपर्स के लिए भी इंसेंटिव स्कीम लागू होती हैं और उसमें यानी आप कुछ हर साल इनका रिव्यू होता है, इंसेंटिव स्कीम का रिव्यू होता है और जैसी कंडीशन रहेंगी इंसेंटिव स्कीम लागू होगी और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की कोशिश की जाती है। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ जो लास्ट टॉपिक है ये प्रोबेबली आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ काफ़ी प्रचलन में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रही हैं। काफ़ी सारी मशीनरी जो माइन में यूज़ होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती आ रही है काफ़ी टाइम से। तो उनके बारे में क्या कहना है और क्या इलेक्ट्रिसिटी बैटरी चालित मशीनों का प्रचलन माइनिंग में भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आजकल? उसका क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है? हाँ, माइनिंग में क्योंकि जो मशीनें ड्रिलिंग करती हैं जैसे, तो उनमें हमेशा एसी इलेक्ट्रिसिटी आती थी और एसी से डीसी में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि डीसी को माना जा रहा है कि वो स्मूथ ऑपरेटिंग किसी का करना है जिसमें तो फ्लो एक जैसा होगा। और बाकी की मशीनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पा रही है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है अगर ऊपर चढ़ना है, और वो इलेक्ट्रिसिटी इतना पावर नहीं दे पा रही है। तो अभी तक ये टेस्टिंग स्टेज में है और अभी तक इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं आई। शुरू में रशिया से डंपर आते थे, बेलाज डंपर आए थे उसमें। अच्छा, वो एक बेलारूशियन कंपनी है। हाँ, उसके सबसे बड़े डंपर भी डंपर आए थे, पर वो धीरे धीरे इंडियन कंडीशन में नहीं चल पाए क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पहले डीजल डालते थे, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते थे और वो डंपर चलते थे। तो एक शिफ्ट में लगभग 15-20 डंपर होते थे, तो उसमें 1-2 ही चल पाते थे और धीरे धीरे उनको हटाना पड़ा। अच्छा, तो आज की डेट में जो बहुत हैवी मशीनरीज हैं से ड्रैग लाइन, शवल, वही इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, बाकी मशीनें इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती हैं। हाँ, बाकी मशीनें नहीं चलती। जो मशीनें एक जगह खड़ी रहती हैं या जिनका मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, जो वहीं पे काम करती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। कोल हैंडलिंग प्लांट हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। अच्छा, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स बताने के लिए, माइंस में प्रयोग होने वाली मशीनों के बारे में बताने के लिए, माइनिंग के प्रोसेस के बारे में बताने के लिए, उसका पर्यावरण पे असर हो उसके बारे में बताने के लिए, और कैसे जियोपॉलिटिक्स के कारण जो भारत में प्रयोग होने वाली मशीनों में शिफ्ट आया उसके बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मिलेंगे फिर कुछ और माइनिंग से संबंधित टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।